नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राधा कृष्णन अकेडमी पे मैं हिमांशु तिवारी स्वागत करता हूं। अभी तक आपको सारी वीडियो मिली हुई होंगी और आप सभी लोगों ने आई होप वीडियोस देखी होंगी और उस वीडियोस में आपको बहुत सारी जानकारी जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में अक्सर पूछी जाती है वो आपको मिली होंगी और आपका उसी चैप्टर को ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। और हमने इसके पहले क्या क्या चीजें पढ़ी थी, कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, कोशिका की खोज पढ़ी थी, क्या होती है कोशिका, उस कोशिका को जानने की कोशिश की थी और कोशिका कैसे जो है पूरे एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करती है, कैसे एक जीव का विकास होता है। तो वो हमने प्रोसेस पढ़ी थी कि सबसे पहले एक कोशिका होती है, कोशिका के बाद में जब बहुत सारी ऐसे ही छोटी छोटी सी कोशिकाएं आपस में मिल करके एक किसका निर्माण करती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं, टिश्यू का निर्माण करती हैं, टिश्यू फॉर्मेशन होता है। और उसी के बाद में ही हमने पढ़ा था ऑर्गन का, तो ऑर्गन के बारे में पढ़ा था। तो ऑर्गन का निर्माण होता है जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं, तो किसका निर्माण होता है, ऑर्गन का निर्माण होता है। एक ऑर्गन का निर्माण होता है, एक अंग का निर्माण होता है। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं, बहुत सारे अंग जब आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, अंग तंत्र का निर्माण होता है या ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। और ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होने के बाद में ही हमने क्या पढ़ा था कि एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, एक जीव का विकास होता है। तो ये प्रोसेस होती है किसी भी जीव के विकास के, ये हमने पढ़ा था। वहां पे हमने रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ा था कि जो कि 1665 में कोशिका के बारे में उन्होंने बताया, उन्होंने खोजा, ये बात बताई थी। हमने ल्यूवेनहॉक के बारे में पढ़ा था, ठीक है, उन्होंने भी कोशिका के बारे में बताया था कि कौन सी कोशिका लिविंग होती है, उसके बारे में उन्होंने बताया था। और हमने ये भी पढ़ा था प्रीवियस ईयर में कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका के बारे में हमने पढ़ा था, कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। और हमने सबसे छोटी कोशिका के बारे में जो पढ़ा था, वो सबसे छोटी कोशिका कौन सी प्रक्रियाएं करता है और सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। इसको एक और नाम से भी हम जानते हैं, पीपीएलओ के नाम से भी हम इसको जानते हैं। किस नाम से, पीपीएलओ के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो ये चीजें हमने वहां पर भी पढ़ी थी। अब उसके बाद में अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में हमने पढ़ा था कि सबसे लंबी कोशिका के बारे में। तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, ग्रेन्यूल होती है या तंत्रिका कोशिका, ग्रेन्यूल नहीं, हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तंत्रिका कोशिका। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, सबसे लंबी कोशिका होती है। और अगर ह्यूमन बॉडी में ही सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, फीमेल एग होती है, मादा अंडाणु की हम बात करते हैं। और सबसे अगर हम छोटी की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका नर का स्पर्म या शुक्राणु की हम बात करते हैं, तो वो हो जाता है यहाँ पे। तो ये हमने सारी चीजें वहां पर पढ़ रखी थी। और उसी के बाद में हमने कोशिका सिद्धांत के बारे में जानना था कि स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था कोशिका सिद्धांत के बारे में, कोशिका के बारे में बताया। और उसी के बाद में हमने पढ़ा था किसके बारे में, पादप कोशिका के डायग्राम के बारे में पढ़ा था कि उसमें कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो कौन कौन सी चीजें उसमें प्रेजेंट होती हैं, तो वो चीजें हमने पढ़ी थी। और हमने जंतु कोशिका का डायग्रामेटिक फॉर्म में हमने सारी चीजों को समझा था। आज हम उसी को ही, अब उसमें जान लेना ये भी जरूरी होता है कि इन दोनों में डिफरेंस, वैसे तो मैंने वहां पर ही डायग्राम में ही आपको बता दिया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उसकी पिक्चर क्वालिटी ज्यादा अच्छी ना होने की वजह से वो आपको हो सकता है, आई होप, बीच बीच में क्योंकि ब्लर हो जा रहा था, तो मैंने कोशिश ये किया है कि अब की बार में आपकी जो वीडियोस होंगी उसमें ब्लर नहीं होने पाए, ठीक है। तो आज हम उसी को ही आगे प्रोसीड करेंगे, वो भी रिटन फॉर्म में, कि कोशिका में, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, और इन दोनों में, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर को हम आज समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर बात करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि जैसा कि आप बोर्ड पे यहाँ पर लिखा हुआ है कोशिका के बारे में, और कोशिका में ही हमने क्या पढ़ना था, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, और इन दोनों के अंतर को पढ़ना है कोशिका में ही, ठीक है। ये जो है एग्जामिनेशन में आपके पूछा भी जाता है। तो पादप कोशिका की जब हम बात करते हैं, पादप कोशिका को ही अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं तो इसको क्या कहेंगे, प्लांट सेल, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, प्लांट सेल बोलेंगे। और जंतु कोशिका को एनिमल सेल बोलेंगे, ठीक है। इसको एक और बायोलॉजी के टर्म में भी लेते हैं, लेकिन यहां पर नहीं लेते हैं, दूसरे चैप्टर में बोला जाता है या बायोलॉजी के टर्म में बोला जाता है। जब हम पेड़ पौधों की जब हम बात करते हैं, तो पेड़ पौधों की जब हम बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको फ्लोरा बोलते हैं। लेकिन जब हम जंतुओं की बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फौना बोलते हैं। तो आई होप आपको इसके पहले भी ये वर्ड सुनने को मिले होंगे, क्या, कि फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, फ्लोरा एंड फौना क्या होता है। तो फ्लोरा आप समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है। अगर फ्लोरा वर्ड का यूज किया जाएगा तो किसकी हो जाएगी, पादपों की बात हो जाएगी, मतलब वनस्पतियों की बात हो जाएगी।
और जब हम फौना की बात करते हैं तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, जंतुओं की बात हो जाएगी, जंतुओं की वहां पर बातचीत चल रही होगी। ठीक है, तो ये दोनों टर्म भी आप जानते हुए चलेंगे। उसके बाद में पादप कोशिका में पौधों में विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। मतलब 3 स्तर पाए जाते हैं किसमें, कोशिका भित्ति में। अच्छा, हमने कोशिका भित्ति के बारे में डायग्राम में हमने देखा था उसमें कि डायग्राम में कहां पर वो कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती थी। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति कहां होती थी, सबसे बाहर होती थी। देखिएगा कुछ इस तरीके से हमने शायद आपको बना करके उसमें बताया भी था कि ये होती है उसकी कोशिका भित्ति या सेल वॉल। इसको इंग्लिश में ही क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। और जो ये आउटर मोस्ट लेयर है, जो बाहरी आवरण है, जो पादप कोशिका को बाहर की तरफ से घेरे रहती है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। या हम उसी को ही क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको हम, क्या बोलेंगे उसको हम, कोशिका भित्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम, कोशिका भित्ति। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। और इसी में ही अंदर क्या होता है, पौधों में विकसित त्रिस्तरी, इसी में ही 3 स्तर वाली कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन जो कि ये बनी किसकी होती है, पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो बनी किसकी होती है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो अब एक बात यहां पर आ जाती है, अब डिफरेंस की जब हम बात करते हैं तो जंतु कोशिका में क्या सेलुलोज पाई जा रही थी, क्या उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट तो होता है, लेकिन वहां पर पाचन के रूप में होता था, पहले होता था। कैसे, आपने सुना होगा वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में, अवशेषी अंग के बारे में। तो अवशेषी अंग जो होते हैं वो क्या होती थी, अपेंडिक्स पाई जाती थी। जंतुओं में क्या पाई जाती थी, अपेंडिक्स पाई जाती थी, जो कि किसका पाचन करवाती थी, सेलुलोज का पाचन करवाती थी। कब, जब आदिमानव समय की बात हम जब करते हैं तब वो क्या था कि जो मानव था वो कैसा था, वो एक जगह से दूसरी जगह या फल फूल पेड़ पौधों की पत्तियों को खा करके या फल फूल खा करके उनसे अपना जीवन यापन करता था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया, कृषि पे आधारित हो गया मानव, तब उसमें ये अपेंडिक्स जो थी वो धीरे धीरे जो है अल्प विकसित होने शुरू हो गई, या धीरे धीरे उसका विकास होना बंद हो गया, क्योंकि उसका यूज नहीं था। ठीक है, तो डार्विन में हमने पढ़ा भी था, या हमने लैमार्किस में हमने पढ़ा था यूज एंड डिसयूज वाला, जो हमने इसके पहले आपको एक पीडीएफ फॉर्म में एक आपको हमने वीडियो दी थी, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको करवाए गए हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस आपको वहां पर भी करवाए गए हुए हैं, उसको भी देखेगा। तो यहां पर हम आ जाते हैं, खैर उतनी दूर हम नहीं जाएंगे, सारी चीजें और नहीं, यहां पर हम शॉर्ट में और समझेंगे कि हमने जंतु कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती थी वो उसमें प्रेजेंट नहीं थी। हमने यही तो देखा था डायग्राम में। डायग्राम में मैंने क्या देखा था कि जो जंतु कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति प्रेजेंट नहीं थी। तो फिर प्रेजेंट किसमें थी, हमारी इसमें पादप कोशिका में, प्लांट सेल में कोशिका भित्ति प्रेजेंट थी। हमने ये चीज वहां पर पढ़ी थी। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे, अब यहां पर देखिए वही मैंने चीज उसको रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, मतलब प्रेजेंट नहीं होती है, बल्कि कोशिका जीवद्रव्य झिल्ली से ढकी रहती है। किससे ढकी रहती है, जो कोशिका होती है, जो कोशिका, अब क्योंकि ये देखिए आउटर मोस्ट लेयर है, तो फिर अब उसमें भी तो जंतु कोशिका में भी तो किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर क्या बात कही गई है, बल्कि कोशिका जो होती है वो जीवद्रव्य झिल्ली से ढकी हुई होती है। ठीक है, तो जीवद्रव्य झिल्ली से ढकी हुई होती है। ठीक है, ना कि उसमें क्या कोशिका भित्ति से वो ढकी हुई नहीं होती है। तो एक मोटा मोटा सा हमें पॉइंट यहाँ पर क्या समझ में आ गया कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में, कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति प्रेजेंट, बट जो जंतु कोशिका है, एनिमल सेल है, उसमें जो है कोशिका भित्ति प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ में हमें ये भी पॉइंट समझ में आ गया है। उसके बाद में हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। कुछ पौधों को छोड़कर, जैसे कवक एवं जीवाणु, बाकी सभी पौधों में पर्णहरित पाया जाता है। ठीक है, तो पर्णहरित की बात की गई है सेकंड पॉइंट में। किसकी बात की गई है, पर्णहरित की बात की गई है, क्लोरोफिल की बात की गई है। और हम सभी जानते हैं कि देखिए पादप कोशिका जो होती है या पादप जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के बारे में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तो ये चीजें हमने पढ़ी है। तो वहां पर पर्णहरित जो पाया जाता है, पत्तियों में जो पाया जाता है पर्णहरित, जिसकी वजह से ग्रीन हमें दिखाई पड़ती है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, तो ये क्या करता है, या हम एक और भी टर्म हमने वहां पर यूज किया था पादप कोशिका में। किसकी बात की थी वहां पे, मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। हमने एक बात की थी पादप कोशिका में, ऐसे बना करके हमने बनाया था, और उसको हमने नाम क्या दिया, मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, प्लास्टिड नाम दिया था। क्या नाम दिया था, प्लास्टिड नाम दिया था। इसको हिंदी में भी प्लास्टिड ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने प्लास्टिड नाम दिया था। तो उस प्लास्टिड में 3 चीजें होती हैं आपकी। ठीक है, क्या होती है, 3 चीजें होती हैं। एक होती है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है क्लोरोप्लास्ट।
ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट भी होता है। और इसी क्लोरोप्लास्ट में हम उसको भी डिफाइन करके अलग अलग चीजों को हम बताएंगे आपको, ल्यूकोप्लास्ट, या हम उसको ही एक, अब इसी को अगर हिंदी में समझना चाहेंगे तो तीन चीजों को हम कैसे समझेंगे, एक होता है वर्णी लवक, एक होता है अवर्णी लवक, और एक क्या होता है, हरित लवक। ठीक है, क्या होता है, हरित लवक, जिसको कि क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, तो ऑटोट्रॉफ्स भी हो गए, कौन, पादप, या हम पौधों की जब बात करते हैं तो ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये चीजें हमने यहाँ पर समझी थी। तो अब यहाँ पर वही चीज कही गई है, क्योंकि कवक और जीवाणुओं को भी कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि हमने पादप वर्ग में रखा हुआ है, मोनेरा में रखा हुआ है। ठीक है, मोनेरा में रखा हुआ है। तो यहाँ पर कवक और जीवाणुओं की जब हम बात करते हैं तो ये भी इसमें आ जाते हैं, लेकिन इस कवक और जीवाणु में क्या नहीं होता है, पर्णहरित जो है नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है, बाकी सभी में क्या पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है, जिससे कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अब यही हम चलते हैं अगर जंतु कोशिका के पास में, तो वहां पर देखिए क्या है, पर्णहरित पाया ही नहीं जाता है, अनुपस्थित होता है, भोजन वो स्वयं नहीं बन पाता है। तो ये चीजें हमने यहाँ पर पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में सेकेंड पॉइंट को समझा। अब ऐसे ही अगर हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ में, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सेंट्रियोसोम अनुपस्थित। सेंट्रियोसोम जो होता है वो अनुपस्थित होता है, और मैंने वहां पर भी आपको सेंट्रियोसोम बताया था, किसमें, एनिमल सेल में। वो भी किस तरीके का था, वो कुछ इस तरीके का हमने वहां पर बनाया था। कैसा बनाया था, इस तरीके का हमने वहां पर बनाया था। क्या बनाया था, सेंट्रियोसोम बनाया था। सेंट्रियोसोम प्रेजेंट होता था, जो कि ये क्या काम करता था, सेंट्रियोसोम हम जानते हैं कि सेंट्रियोसोम क्या करता है, सेल डिवीजन का काम करता है। एक कोशिका से 2, 4 और 6 कोशिकाओं में बदलने का काम करता है, कोशिका विभाजन का काम करता है, जिसमें कि कौन कौन सी प्रोसेस होती है, माइटोसिस और मियोसिस की प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस करवाने का काम भी हमारा कौन करता है, सेंट्रियोसोम करता है। तो यहाँ पर सेंट्रियोसोम पादप कोशिका में नहीं प्रेजेंट होता है, जबकि अगर हम बात करते हैं तो जंतु कोशिका में केंद्रक के पास ताराकार, मतलब स्टार शेप में सेंट्रियोसोम उपस्थित होता है, जो कोशिका विभाजन का काम करता है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को शायद समझ में आ गई होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। अब अगर हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट में, तो लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। क्या होता है, लाइसोसोम जो होता है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। किसमें, पादप कोशिका में, प्लांट सेल में। जबकि अगर हम जंतु कोशिका की बात करते हैं तो इसमें लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। अच्छा, लाइसोसोम के बारे में हमने क्या पढ़ा था वहां पे, लाइसोसोम के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये, इसको क्या बोलते हैं, इसके पास में होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, जिसमें कि 24 टाइप्स के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसको एक और नाम से भी हम जानते हैं, सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। लाइसोसोम को पढ़ाया था, आपको शायद याद आ रहा होगा कि प्रीवियस ईयर में हम प्रीवियस जो है वीडियो में हमने ये पढ़ा था, और ये प्रीवियस ईयर के पेपर में भी आया हुआ है, लाइसोसोम के बारे में पूछा भी गया हुआ है। लाइसोसोम के बारे में, इसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं। जब कोई भी कोशिका में कोई भी टूट फूट हो जाती है, या उसमें कोई चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो ये अपने एंजाइम की सहायता से उसका विघटन कर देता है। ठीक है, तो इसको विघटन का भी काम करता है हमारा ये जो लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। लेकिन ये यहाँ पर किसमें प्रेजेंट होता है, जंतु कोशिका में प्रेजेंट होता है लाइसोसोम, और जबकि पादप कोशिका में नहीं प्रेजेंट होता है, पादप कोशिका में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रसधानी की या रिक्तिका की बोलते हैं। रसधानी या रिक्तिका की बात करते हैं, तो रसधानी क्या होती है, पादप कोशिका में उपस्थित होती है। अच्छा, रसधानी की आपने डायग्राम देखा भी होगा, जिसकी वजह से हमारा जो पादप कोशिका में जो हमने बनाया था डायग्राम, उसमें केंद्रक जो था वो छोटा और बड़ा हो गया, छोटा हो गया था साइड में, और जिसकी वजह से रिक्तिका का साइज कैसा हो गया था, ऐसे कुछ मैंने बनाया था आपको उसमें। ठीक है, ऐसे कुछ मैंने बनाई थी, जिसको क्या बोलते थे, रिक्तिका बोलते थे। क्या बोलते थे, रिक्तिका बोलते थे, या वैक्यूल बोलते थे। तो ये इसमें किसमें, पादप कोशिका में रिक्तिका प्रेजेंट थी, और जबकि हमने देखिए जंतु कोशिका में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन बहुत छोटी होती है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर क्या लिख दिया जाता है, अनुपस्थित होती है। क्या होती है, अनुपस्थित होती है। इसमें जंतु कोशिका में क्या होती है, अनुपस्थित होती है, क्या, रिक्तिका अनुपस्थित होती है, जबकि पादप कोशिका में रसधानी व रिक्तिकाएं क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। आगे हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, कि अधिकांश तारक केंद्र अनुपस्थित होता है। अधिकांश में पादप कोशिका में हमने देखा था कि तारक केंद्र क्या होता है, अनुपस्थित होता है, जबकि अगर हम बात करते हैं जंतु कोशिका में, तो अधिकांश में तारक केंद्र उपस्थित होता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स में हमने देखा
कि क्या होता है कि तारक केंद्र उपस्थित होता है, और जबकि यहां पर जब हम पादप कोशिका की बात करते हैं तो यहां पर अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो आगे हम और भी बढ़ेंगे कोशिका के एक एक पार्ट के बारे में, और अभी हमारे इसी में ही आपका डीएनए आरएनए के बारे में भी हम पढ़ाएंगे। आपको डीएनए आरएनए के डिफरेंस को भी पढ़ाएंगे, और डीएनए आरएनए के बारे में उसके फुल फॉर्म को भी कभी कभी पूछते हैं। क्या पूछते हैं? उसके फुल फॉर्म को पूछते हैं। और डीएनए आरएनए जैसा कि हम जानते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डिफरेंस पढ़ेंगे वहां पर, और यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के बारे में भी हम डिफरेंस पढ़ेंगे। इससे आपके क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं और आएंगे भी। ठीक है, तो आप आगे प्रोसीड करते हैं हम अपने एक एक उसके पार्ट के बारे में। फिर नेक्स्ट में हम जो है इसके आगे जब प्रोसीड करेंगे तब हम ये सारे डिफरेंस भी पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको रब कर लेते हैं तब तक, और रब करने के बाद में हम एक एक पार्ट को कोशिका के पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक, तो उसी के ही आगे हम प्रोसीड करते हैं। और आगे क्या है? कोशिका के मुख्य भाग, कोशिका के जो भीतर जो भी पार्ट पाए जा रहे थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। डिटेल में हम उसकी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट इधर कोशिका भित्ति, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, और दूसरा क्या है? जीव द्रव्य के बारे में। तो कोशिका भित्ति के बारे में जस्ट अभी हमने पढ़ा था, कोशिका भित्ति के बारे में कि प्लांट सेल में प्रेजेंट थी, तो उसके बारे में। जीव द्रव्य के बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जो देखिए आपको दोनों ही टर्म यूज करने हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी वर्ड की इंग्लिश आसान होती है लेकिन हिंदी टफ होती है उसकी। तो और एग्जामिनर भी जब पेपर बनाता है तो हिंदी के टर्म बहुत ही इधर उधर करते हैं, लेकिन या उसके बहुत सारे हिंदी में कई सारे उसके मतलब होते हैं, कई तरीके से वो उसकी हिंदी लिखी जा सकती है, लेकिन इंग्लिश का सिर्फ एक ही टर्म रहता है। तो हमें हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों पे ही कमांड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जीव द्रव्य को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और अब इस जीव द्रव्य के अंदर भी दो पार्ट और अलग से डिवाइड कर दिए गए। क्या? एक तो कोशिका द्रव्य हो गया, जिसको कि क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्यों? साइटोलॉजी बोलते थे कोशिका विज्ञान को। साइटोलॉजी किसको बोलते थे? कोशिका विज्ञान को। और वैसे ही कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ प्रेजेंट होता है, फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है, उसी को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। लेकिन जब यहां पर बात करते हैं जीव द्रव्य, जो कि एक केंद्रक के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें जो प्रेजेंट होती हैं, वो क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। ये जीवन की भौतिक आधार है। जीव द्रव्य जो होता है जीवन का भौतिक आधार होता है। और जीव द्रव्य के बारे में मैंने जो आपको पीडीएफ दिया था उसमें भी मैंने जीव द्रव्य के बारे में बताया था कि पुरकिंजे ने सबसे पहले बताया था जीव द्रव्य के। खैर, हम अभी जब डिटेल्ड में पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में और भी चीजें पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो ये जीव द्रव्य भी है, इसको भी दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया। एक था कोशिका द्रव्य और केंद्रक। और इस कोशिका द्रव्य के अंदर, जो कोशिका द्रव्य होता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं, या उस पर जो फ्लोटिंग कर रही हुई चीजें होती हैं, क्योंकि द्रव के अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीजें, ये सब चीजें क्या करती हैं? फ्लोट करती, तैरती हुई रहती हैं। तो एक जगह नहीं होती है, ये नहीं कि एक जगह स्टेबल हो गई है, नहीं, ये क्या होती? तैरती रहती। तो जैसे कि क्या उसमें हमने देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया देखा था मैंने जब आपको बताया था जंतु कोशिका और पादप कोशिका का जब हमने डायग्राम बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया बताया था। पादप कोशिका में प्लास्टिड हमने आपको बताया था। लाइसोसोम के बारे में, लाइसोसोम टर्म कहाँ यूज हुआ था? जंतु कोशिका में यूज हुआ था। तो लाइसोसोम के बारे में भी हम समझेंगे, गोल्जी बॉडी के बारे में समझेंगे, राइबोसोम के बारे में हम समझेंगे, और अंतःपरिद्रव्यी जालिका के बारे में समझेंगे। अंतःपरिद्रव्यी जालिका को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईआर, शॉर्ट फॉर्म में ईआर लिखा हुआ मिलेगा आपको, या फुल में अगर हम कहेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फॉर्म में मिलेगा। और सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही जब हम केंद्रक के पास जाते हैं, जो केंद्रक हमने बनाया हुआ था उसमें डायग्राम में, तो उस केंद्रक में या न्यूक्लियस में ही क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? तो केंद्रक कला प्रेजेंट होती है। जो ऊपर की जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? केंद्रक कला बोलते हैं, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको। उसके बाद में केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? ठीक है, जो अंदर वो जो द्रव्य प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्रोमैटिन थ्रेड के बारे में एक बना हुआ था, इस तरीके से आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे। तो ये इसी को ही क्या बोले थे? क्रोमैटिन थ्रेड बोलते थे। ये अनुवांशिक पदार्थों का वाहक माना जाता है, जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं जैसे डीएनए, आरएनए, उसके बारे में। तो ये चीजें वहां पर हैं। फिर उसी के अंदर न्यूक्लियस के ही अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ना है हमें। केंद्रिका के बारे में, न्यूक्लियोलस क्या होता है, हमने डायग्राम में ये भी चीज आपको वहां पर बताई हुई थी कि न्यूक्लियोलस कहाँ होता है, किस तरीके का होता है। तो ये चीजें हमको इसके पार्ट, कोशिका के पार्ट के बारे में हमको ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, अब हम एक एक
पॉइंट को उठा करके मतलब इसमें से लेकर के और उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक कि मैं इसको क्या कर लेता हूं, रब कर लेता हूं। ठीक है, चलिए तो उसी के आगे हम प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा क्या, कोशिका भित्ति, या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में सेल वॉल बोलते हैं। तो इस सेल वॉल के बारे में हम कुछ चीजें जानने की कोशिश करते हैं। पहली बात आती है यहाँ पे, जीवद्रव्य कला तथा कोशिका अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। तो कोशिका जो भित्ति होती है, जो सेल वॉल होती है, जो प्लांट सेल में पाई जाती है, वो कोशिका भित्ति जीवद्रव्य कला तथा कोशिका अंगों की सुरक्षा करती है। सबसे पहला काम इसका ये होता है। और अब अगर हम इसके निर्माण की बात करते हैं, इसके निर्माण की अगर हम बात करते हैं, तो ये अजीवित पदार्थों से निर्मित होती है। अजीवित पदार्थ, नॉन लिविंग थिंग्स से ये क्या होती है, इसका फॉर्मेशन होता है, ये बनती है कौन, सेल वॉल। ठीक है, अब ऐसे ही एक और हमारे यहाँ सामने पॉइंट लिखा हुआ है कि जंतु कोशिका में ये अब्सेंट होती है या अनुपस्थित होती है, कौन, कोशिका भित्ति। ये पॉइंट भी हम इसके प्रीवियस में अभी हमने पढ़ा है। दूसरी चीज जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, वो ये है पार्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VIMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज। क्या कि पादप कोशिका जो बनी हुई होती है वो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। लेकिन अगर जो बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो बैक्टीरिया में जो बनी हुई होती है सेल वॉल, वो किसकी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है, म्यूकोपेप्टाइड की प्लस पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। ये जो है कॉम्पिटेटिव में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आपका, कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, वो किसकी बनी हुई होती है, तो म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है और पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। ठीक है, दूसरी चीज और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे शैवाल। शैवाल को ही क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। और एल्गी में भी सेल वॉल पाई जाती है, और वो सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, पैक्टिन की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है, पैक्टिन की बनी हुई होती है। और उसके बाद में कवक की जब हम बात करते हैं या फंगस की जब बात करते हैं, तो फंगस की जब सेल वॉल की बात करते हैं, तो वो किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। काइटिन जो बाहर का आवरण जो होता है, आपने देखा होगा, जो काइटिन का मतलब हो गया उसके बाहर का जो आवरण है वो सेल वॉल ही कहलाएगा, उसका कोशिका भित्ति ही कहलाएगी, जो उसको सुरक्षा प्रदान कर रही है। लेकिन इसमें किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। तो हमने 3-4 चीजों के बारे में पढ़ा कि पादप कोशिका में जो सेल वॉल बनी हुई होती है, सेल वॉल या कोशिका भित्ति जो बनी हुई होती है, वो किसकी होती है, सेलुलोज की होती है। बैक्टीरिया में जो बनी हुई होती है सेल वॉल, वो किसकी होती है, म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टाइडोग्लाइकेन की होती है। अगर हम शैवाल की बात करते हैं, एल्गी की, तो इसमें किसकी सेल वॉल बनी हुई होती है, पैक्टिन की बनी हुई होती है। किसकी होती है, पैक्टिन की बनी हुई होती है। कवक की जब हम बात करते हैं, तो कवक में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज चलते हैं कि कोशिका भित्ति के बारे में। तो ये कोशिका भित्ति कैसी होती है, पारिगम में होती है। पारिगम का मतलब आसानी से उसके जो कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो आसानी से एक दूसरे से पार करके उस कोशिका झिल्ली को पार करके जा सके और आ सके वापस। ठीक है, तो परमिएबल मेम्ब्रेन कही जाती है इसको। हम एक और नाम से जानते हैं कि परमिएबल मेम्ब्रेन। हम किसको जानते हैं, कोशिका भित्ति को परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये कोशिका भित्ति के बारे में हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो अब इसके बाद में हम क्या जानेंगे कि जीवद्रव्य कला की जो मुख्य कार्य होते हैं, कार्य इसका क्या है, आखिर क्या कार्य है जो हम इसको पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, विसरण या जल की परासरण क्रिया पर नियंत्रण का काम करती है। जो जल का जो परासरण और विसरण की जो प्रक्रिया होती है उस पर ये काम करता है। कौन, जीवद्रव्य कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम करती है। ठीक है, उसके बाद में एटीपी बनाने के लिए माध्यम का कार्य करती है। एटीपी हम जानते हैं कि एटीपी का मतलब क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछते हैं, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। वनडे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है अक्सर ही। तो हमें पता होना चाहिए कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ऊर्जा सिक्का भी इसको बोलते हैं, ऊर्जा सिक्का बोलते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। ऊर्जा संचित ऊर्जा भी करते हैं ये। तो ठीक है, तो इसीलिए इसको एटीपी बोलते हैं। अब एक चीज आ जाती है एटीपी और एक हो जाता है एडीपी। एक होता है एटीपी और एक होता है एडीपी। तो एडीपी का मतलब क्या हो जाता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो जाएगा। वहां पर फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, इसीलिए वहां पर डाइफॉस्फेट हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल कम होता है किससे, एटीपी से एडीपी में। ठीक है, तो टी का मतलब ट्राई, मतलब फॉस्फेट के कितने होंगे, 3 होंगे अणु,
और जब यहाँ पर डी हो जाएगा तो डाई मतलब 2 अणु हो जाएंगे किसके, फॉस्फेट के। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी यहाँ पर मैंने जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और इसका भी अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या हो जाएगा, डाइफॉस्फेट। ठीक है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा ये चीज भी। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट इसका कार्य क्या होता है जीव द्रव्य कला का, कि इलेक्ट्रॉन के आवागमन हेतु माध्यम का कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपने पढ़ा होगा, जब प्रोसेस होती है किसके द्वारा, स्टोमाटा के द्वारा। तो स्टोमाटा के द्वारा क्या होता है कि वायु का या कार्बन डाइऑक्साइड का पौधों के अंदर जाना और वहां से बाहर निकलना, तो ये किसके द्वारा होता है, स्टोमाटा के द्वारा होता है। श्वसन की क्रिया उसमें किसके द्वारा होती है, स्टोमाटा के थ्रू, रंध्रों के थ्रू होती है, रंध्र के थ्रू। तो वहां पर क्या होते हैं, पोटेशियम और पोटेशियम और सोडियम आयंस क्या होते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं। तो ये किसके माध्यम से करते हैं, जीव द्रव्य कला। और खनिज लवणों का भी जो होता है, जो खनिज लवण होते हैं उनका भी ट्रांसमिशन किसके द्वारा हो रहा है। वैसे तो हम खनिज लवण और इन सब चीजों के बारे में जब वहां पढ़ेंगे, या खनिज लवण हो गया, जल हो गया, इसका जो आवागमन होता है वो किसके द्वारा होता है, 2 ऊतकों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे जाइलम और फ्लोएम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उनके द्वारा होता है। और अब ये भी एक चीज यहाँ पर जान लेना जरूरी है, क्या कि अब जाइलम सेल्स जो होती हैं वो किसका करती हैं, ट्रांसमिशन किसका करती हैं, जाइलम सेल्स। ये क्वेश्चन पूछा भी गया हुआ है, जाइलम सेल्स और फ्लोएम सेल्स। तो जाइलम सेल्स किसकी करती हैं, जल व खनिज लवण का करती हैं, क्या ट्रांसमिशन करती हैं। मतलब एक स्थान से, क्योंकि जड़ों से आप देखते हो कि जड़ों में क्या करते हो, जल डालते हो, पानी डालते हो, और पेड़ की लास्ट सिरे तक भी वो क्या, वहां तक भी उसका वाटर का ट्रांसमिशन होकर के जाता है, और या पत्तियों तक जाता है, वहां पर भोजन का निर्माण होता है और सभी को भोजन प्राप्त होता है। तो जब तक कि जल नहीं मिलेगा, खनिज लवण नहीं मिलेंगे, तब तक भोजन क्या डेवलप कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो अब ये बात आ जाती है कि ये फिर पहुंचाता कौन है, पेड़ के नीचे पानी पड़ रहा है और पूरा इतना बड़ा पेड़, उसको सबको जल और खनिज लवण मिल रहा है। तो इसमें क्या पाई जाती हैं, जाइलम सेल्स पाई जाती हैं, जाइलम कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि क्या करती हैं, जल का और खनिज लवण का अवशोषण करती हैं और उसको ले जाने का काम करती हैं, या उसको ले जाने का ट्रांसमिशन का काम करती हैं। ऐसे ही फ्लोएम सेल्स होती हैं। फ्लोएम सेल्स क्या करती हैं कि भोजन को ले जाने का काम करती हैं, ले जाने का कार्य। भोजन को ले जाने का कार्य कौन करता है, हमारी फ्लोएम सेल्स करती हैं, जो पेड़ पौधों में, हरे पेड़ पौधों में पाई जाती हैं। वो उसमें क्या करती हैं, भोजन को ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है, फ्लोएम सेल्स करती हैं, फ्लोएम सेल्स। ठीक है, तो इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब हम इसको रब कर लेते हैं, और रब करने के बाद में हम नेक्स्ट इसी का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे जीव द्रव्य के बारे में हम सभी जानते हैं कि जीव द्रव्य क्या है, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं उसको, प्रोटोप्लाज्म, जो कि कोशिका के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जीव द्रव्य उसी को ही प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, 2-3 के 4 क्वेश्चन है आपके सामने ही, लेकिन इस फॉर्म में आप जब याद करेंगे तो बहुत ही इजीली याद भी हो जाएगा और रिवीजन करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। ठीक है, क्या है कि जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो पुरकिंजे ने किया था। सबसे पहले जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग किसने किया था, पुरकिंजे ने किया था। अभी जस्ट कुछ टाइम पहले जो है आपको एक पीडीएफ मिली है, उस पीडीएफ में ये क्वेश्चन आपके में डायरेक्टली पूछा भी गया है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को दे रहे हो, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन इनफैक्ट आपका एनडीए में भी पूछा गया है, सीडीएस में भी पूछा जा चुका है कि जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, पुरकिंजे ने किया है। ठीक है, या टीजीटी का दे रहे हैं आप, टीजीटी में भी ये क्वेश्चन आता पूछा गया है, प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर अगर आपने सॉल्व किया होगा तो वहां पर भी ये मिला होगा। ठीक है, उसके बाद में जीवद्रव्य की जो है खोज किसने सबसे पहले की, तो ड्रिजार्डेन ने की थी। किसने की थी, ड्रिजार्डेन ने की थी। आपके सामने ये लिखा हुआ है ड्रिजार्डेन। तो खोज जीवद्रव्य की सबसे पहले किसने की थी, ड्रिजार्डेन ने की थी। फिर दूसरा क्वेश्चन और आ जाता है कि जो है जीवन का भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था, तो टीएच हक्सले ने कहा था। किसको, जीवद्रव्य को, प्रोटोप्लाज्म को कहा था जीवन का भौतिक आधार कहा था। और जब हम जीवद्रव्य सिद्धांत की बात करते हैं तो जीवद्रव्य सिद्धांत किसने दिया था, तो शुल्ज ने दिया था। किसने दिया था,
सुलझने दिया था। ठीक है, तो ये हो गया। और इसी को एक इसके पुराने नाम से भी हम जानते हैं, जीव द्रव्य का एक पुराना नाम भी है, उसको सारकोड के नाम से। तो अगर कहीं पर आपको सारकोड वैसे तो अभी नहीं लिखा हुआ मिलेगा, पहले इसको हम किस नाम से जानते थे? सारकोड के नाम से जानते थे। किसको? जीव द्रव्य को या प्रोटोप्लाज्म को। प्रोटोप्लाज्म ना कह करके इसको सारकोड कहा जाता था। ठीक है, तो ये हो गई हमारी जीव द्रव्य से रिलेटेड कुछ बातें। और यहाँ पर आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, मैं उस सारी क्राइटेरिया को अटैच या उसको फॉलो करते हुए सारे क्वेश्चंस आपके सामने शॉर्ट फॉर्म में लेकर के आया हुआ हूं। ठीक है, अब इसी को ही आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। तो आगे है हमारा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करते हैं तो इसके पहले भी हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। पादप कोशिका में भी उसके डायग्राम में हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखा था। और जंतु कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, क्योंकि ऊर्जा की जरूरत होती है दोनों ही कोशिका में। तो अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? कोलिकर ने की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो कोलिकर ने की थी। अगर ये पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले सी बेंडा ने किया था। किसने किया था? सी बेंडा। दोनों ही अलग अलग क्वेश्चंस हैं, दोनों के अलग अलग आंसर भी हैं। क्या कि खोज पूछेगा तो कोलिकर को बताना है, और अगर शब्द का प्रयोग कहेगा तो सी बेंडा उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी के बाद में अगर यहां पर देखते हैं तो इसको एक और नाम से भी जानते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी हम माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं या कोशिका का ऊर्जा गृह, इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। दूसरी चीज आ जाती है कि इसका कार्य क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का और क्या कार्य होता है। तो इसको श्वसन स्थल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? श्वसन स्थल, क्योंकि यहाँ पर कुछ एंजाइम ऐसे पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं कि इसको ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं, और यहाँ पर श्वसन क्रियाएं संपन्न होती हैं। अच्छा, और क्या होता है इसमें? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब दहन करना, और जब वो दहन होगा ग्लूकोज का, जब वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी तो उससे किसकी फॉर्मेशन होगी? एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, ऊर्जा की फॉर्मेशन या ऊर्जा प्राप्त होगी। तो यहाँ देखते हैं क्या उससे निकलेगी? ऊर्जा निकलेगी। और वो ऊर्जा किस फॉर्म में इकट्ठी होगी? एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्मेशन में, या वो एटीपी को बनाने में सहायक होगी। तो इसको क्या है? ऊर्जा निर्माण में, और वो किस फॉर्म में होगी? एटीपी के फॉर्म में। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, आपके सामने दिख रहा होगा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये जो होती है इसकी आउटर लेयर, ये जो आपको यहाँ पर दिख रही है, ये इसकी क्या है? आउटर लेयर है। ये इसकी आउटर लेयर है, या बाह्य आवरण या परत बोलते हैं इसको, बाह्य आवरण या परत। और उसी के अंदर आप देख रहे होंगे कि फोल्डिंग है बहुत सारी। ये देख रहे हैं ना, यहाँ से सीधे इस तरह से आई, फिर यहाँ से ऐसे जाते हुए, फिर यहाँ फोल्डिंग हुई, यहाँ से ऐसे फोल्डिंग हो गई। तो ये फोल्डिंग होती है, और इस फोल्डिंग को या इस आवरण को, इसी के बाह्य आवरण के बाद में इसके अंदर की आवरण को हम क्या बोलते हैं? इनर लेयर बोलेंगे। भाई जो अंदर होगा उसको क्या कहेंगे? इनर। ठीक, तो इनर लेयर हो जाएगी, आंतरिक आवरण, आंतरिक परत। और एक चीज यहाँ पर डिफरेंस समझ लीजिएगा कि जो बाह्य आवरण होता है तो वो छोटा होता है, या उसकी जो लेयर होती है वो छोटी होती है, और जो अंदर की जो लेयर होती है वो कैसी होती है? बड़ी होती है। अब कहेंगे कि सर ये बड़ी कैसे हो गई? तो ये बड़ी इसलिए हो गई क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारी इसमें फोल्डिंग पाई जा रही है, बहुत सारे मोड़ पाए जा रहे हैं। और जब मोड़ पाए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बड़ी हो जाएगी, है कि नहीं? आप किसी लंबे धागे को या लंबी रस्सी को है, आप वो लंबी है तो लंबी होगी, तो अगर उसको थोड़े से जगह में वो पूरी की पूरी इकट्ठा करके रखनी होगी तो क्या करेंगे? उसको फोल्ड कर देंगे और वो छोटी सी जगह में इकट्ठा हो जाएगी, लेकिन वो बड़ी उतनी ही रहेगी। या ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं। तो बड़ी क्यों होती है? क्योंकि इसमें फोल्डिंग पाई जाती है, इस वजह से ये बड़ी होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि क्या ये जो फोल्डिंग है, ये जो फोल्डिंग आपको दिख रही है, इस फोल्डिंग को मैं ऊपर वाले में इसलिए नहीं समझा रहा हूं ताकि उसमें हौच पौच हो जाएगा और दिखेगा भी नहीं। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रही है, ये क्या कहलाती है? ये क्रिस्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रिस्टी कहलाती है। और इसी क्रिस्टी पे, जो ये क्रिस्टी है, इसी क्रिस्टी पे बहुत सारे F1 पार्टिकल्स लगे हुए होते हैं। क्या लगे होते हैं? F1 पार्टिकल्स लगे हुए होते हैं। और अगर F1 पार्टिकल्स नहीं दिया हुआ होगा ऑप्शन में तो ऑक्सीसोम दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? ऑक्सीसोम दे रखा होगा। और यही ऑक्सीसोम, अब ये होगा कि इसका काम क्या है, क्यों लगे हुए होते हैं, इनका क्या काम है? तो ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन का कंडक्शन कराते हैं। किसका कराते हैं? ऑक्सीजन का कंडक्शन करवाते हैं, या संवहन करते हैं, या
एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाने का काम करते हैं। कौन? F1 पार्टिकल्स। और ये भी पूछा गया है क्वेश्चन में कि F1 पार्टिकल्स कहाँ हैं। तो F1 पार्टिकल्स माइटोकॉन्ड्रिया में है, और इसका अगर काम भी पूछा जाएगा तो क्या इसका काम हो जाएगा? द कंडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का कंडक्शन करने का काम कौन करता है? जो इसमें F1 पार्टिकल्स होते हैं, ऑक्सीसोन्स होते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर एक चीज ये तो हो गई। अब यहाँ पर जगह नहीं बची, मैं इसको रब कर देता हूं और यहाँ पर कुछ चीजें और मैं मेंशन कर देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीजें मेंशन करने के लिए क्या करते हैं, इसको रब करना पड़ेगा भाई, और रब करने से हम यहाँ कुछ चीजों को लिख सकेंगे। तो ये देख रहे हैं आप, इसके बाहर हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे डॉटेड। मैं और भी इसको क्लियर कर देता हूं। ये जो आपको डॉटेड दिख रहा है उससे ब्लू कलर से, ठीक है, तो ये जो डॉटेड दिख रहा है, इस डॉटेड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। और ये फ्लूइड होता है। ये क्या होता है? फ्लूइड होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, आंतरिक परत में प्रेजेंट होता है। क्या? ये फ्लूइड, और इसी फ्लूइड को ही क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और आ जाती है, यहाँ पर क्वेश्चन भी बनता है भाई। क्या बनता है? यहाँ पर ये जो डॉटेड फॉर्म में दिख रहा है, ये क्या है? ये है डीएनए। क्या है भाई? ये डीएनए, और इसी को ही क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये काम क्या करता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड? ये डीएनए का पार्ट, ये डीएनए होता है, ये अनुवांशिक गुणों को स्थानांतरित करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। अब एक क्वेश्चन और बनता है, और पूछा भी गया है, बहुत ज्यादा पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कि अपना सेल्फ का डीएनए किसके पास में होता है? तो सेल्फ का डीएनए किसके पास में होता है? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, ऐसे ही हम और भी पढ़ेंगे कि सेल्फ का डीएनए, खुद का डीएनए किसके पास में होता है? तो ये एक ऑप्शन में आपका माइटोकॉन्ड्रिया ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, जिसके पास में खुद का स्वयं का डीएनए प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। ठीक है, ये चीजें हो गई। आगे भी हम प्रोसीड करेंगे, और भी चीजों को पढ़ेंगे, इसी को ही डीप में और भी चीजें, जो भी मैं उन चीजों को पढ़ा रहा हूं, मैं उन चीजों को आपको डिलीवर्ड कर रहा हूं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हों या पूछे जाने की संभावना हो। ऐसी चीजों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, और शॉर्ट फॉर्म में कोशिश करता हूं कि आपको रे डायग्राम से रिप्रेजेंट करके दूं, ताकि आपको जल्दी समझ में आए। क्योंकि रे डायग्राम से सारी आपको उसकी थ्योरी नहीं पढ़नी है, मेन चीजें उसमें से कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, तो ये ज्यादा इजीली समझ में आएगा, और रिवीजन में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मैं इस फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, डायग्राम के साथ में फिर से मैं डायग्राम बना देता हूं, ताकि आपको वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाए चीजें, कि उसके बारे में हम जानकारी अच्छे से प्राप्त कर सकें। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो यहाँ तक, अब तक की वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए यूजफुल साबित हो रही हो, तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी तक अगर आप हमारे नए चैनल पे आप हमारे आए हो, तो आप जो भी नए व्यूअर्स हों, वो अगर इस चैनल को अभी तक भी उन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो, तो वो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस जो है आपको प्रॉपर वे में मिलती रहें।